हाय एवरीवन, आई एम सुनीत संघई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज हम देखेंगे पीएनबी स्टॉक करने से पहले मेरी दो बातें हैं। पहली ये कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड की जा रही है और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स इसकी बाई करें, और इन्वेस्टर चाहें तो सीखने के लिए एक शेयर देख सकते हैं। और दूसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है ये वीडियो, और कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मेन चीज है आप इस चीज को देख के एनालाइज करना सीखें। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैंक का बिजनेस समझते हैं। तो बैंक का बहुत सिंपल है कि ये रिटेलर्स और कॉर्पोरेट कंपनीज दोनों को लोन देती है। अगर आप देखें तो पर्सनल और कॉर्पोरेट दोनों में लोन्स देती है। पीएनबी के रिसेंट जो इश्यूज आए थे वो इसीलिए आए थे क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग में इसके काफी सारे एनपीएज आए थे, और अक्सर कॉर्पोरेट लेंडिंग में काफी ज्यादा एनपीए आते हैं। रिटेल में छोटे लोन होते हैं, इसीलिए इनमें एनपीए आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और रिकवरी भी बहुत इजीली हो जाती है इंडिविजुअल से। और कैपिटल सर्विस की बात करें तो म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग वगैरह के बिजनेस भी हैं इनके। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो इनके बहुत सारे ट्रांजिशन बिजनेस भी हैं। अगर हम समझे तो कई सारे एनआरआईज जो इंडिया पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं या यहाँ से विदेश ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस तरह की सर्विस बिजनेस तो समझ लिया। अब फिनेंशियल समझते हैं। और अ, मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से मैं इसकी ट्रेड लेने बोल रहा हूँ। तो वो सबसे लास्ट में बोलूंगा, क्योंकि पहले हम फिनेंशियल समझेंगे कि बिजनेस कैसा चल रहा है, फिनेंशियल्स कैसा है। फिनेंशियल अगर हम देखें इसका, तो मार्केट कैप है 37,000 का, करंट प्राइस चल रहा है 36, और बुक वैल्यू है 61 रुपीज। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जिसकी बुक वैल्यू जो होती है ना, ये सबसे बेसिक प्राइस होती है जितनी तो एक कंपनी की होनी चाहिए। परसेंट पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। डिविडेंड नहीं है इसका, और आरओसी और आरओई देखे तो ज्यादा है नहीं। वैसे तो बैंक्स में हमें बहुत ज्यादा आरओई और आरओसी दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बैंक्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कम में है। डेट डेट मैंने पहले भी कहा है कि बैंक के लिए डेट वही होता है जो रिटेलर्स अपना डिपॉजिट करते हैं। तो डेट हमें देखने का ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब अगर हम लास्ट 5 इयर्स का चार्ट देखें तो कंसिस्टेंटली इसने फॉल हुआ है, और उसका मेजर रीजन है एनपीए। तो दोस्तों, बैंक्स में अक्सर एनपीए का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, और पीएसयू बैंक्स में सबसे ज्यादा रिसेंट टाइम में कॉर्पोरेट लोन्स में इश्यूज आए हैं, जिसके वजह से एनपीएस बढ़े हैं और इस वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी है। अब अगर हम फिनेंशियल स्टेटमेंट देखें, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो लास्ट 3 साल का तो नेगेटिव प्रॉफिट्स रहे हैं, और कभी कभार इसने प्रॉफिट दिया भी है, लेकिन मेजरली इसके नेट लॉसेस ही रहे हैं। और चीजें इस इस अकाउंटिंग ईयर में अगर हम देखें तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट्स पॉजिटिव में रहे हैं, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है यहाँ पे कि चीजें टर्न अराउंड हो रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है। आरओई की अगर हम बात करें तो लगातार लास्ट 10 साल से डिक्रीज होता गया है, और इस साल फर्स्ट टाइम काफी दिन बाद इसके आरओई पॉजिटिव में आए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सबसे इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग जो है, गवर्नमेंट ने इसमें स्टेक कम किया है, और ये शायद डाइवेस्टमेंट का रीजन हो सकता है, क्योंकि आरबीआई ने भी एक अर्ज करी है कि 51% तक गवर्नमेंट को नेक्स्ट 18 मंथ्स में लाना चाहिए। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट ने ही अपना स्टेक बेचा है लगभग 10% के आसपास, और एफआईआई ने यहाँ पे लगातार अपना स्टेक कम किया है। लेकिन इस क्वार्टर में एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है, और सीधा 3.81% का 3% का स्टेक बढ़ाया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि चीजें यहाँ से इंप्रूव हो रही है, और जो वैल्यू पे ये जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रही है वो डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है। और डीआईआई की भी बात करें तो लगातार डीआईआई ने लास्ट 3 साल में अपने स्टेक इसमें कम किया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस क्वार्टर में इवन डीआईआई ने अपना स्टेक अराउंड 4% से इंक्रीज किया है। तो क्लियरली एफआईआई डीआईआई भी अब मानते हैं कि इस प्राइस पे तो कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और ज्यादातर चीजें जो नेगेटिव होनी थी वो होके ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है। तो चीजें यहाँ से काफी पॉजिटिव ही दिख रही है। और अगर हम प्राइस में भी देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखें तो पैंडेमिक के दौरान जब सारी कंपनीज के प्राइसेस ऑलमोस्ट बॉटम पे थे, तो लास्ट 1 ईयर का चार्ट भी देखें हम, तो अराउंड 26
जो है इसका 26.3 का इसका लोएस्ट वैल्यू था इस साल का। और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि 2 साल पहले की बात है जब यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी कि पीएनबी डिटेक्ट्स 3,800 करोड़ फ्रॉड बाय भूषण पावर एंड स्टील। तो ये जो फ्रॉड जो डिटेक्ट हुआ था इसका सेटलमेंट की बातें चल रही थी और ये सेटलमेंट हो नहीं रहा था। तो ये केस जो है कोर्ट में चल रहा है अभी भी। और जेएसडब्ल्यू जो इसका बिडर था उसकी उसने बिड किया था। और हम अगर ये न्यूज़ पढ़े तो दोस्तों इसमें जो भूषण पावर के प्रमोटर थे संजय सिंघल, उनका मानना है कि जेएसडब्ल्यू को इस लास्ट 1.5 ईयर के प्रॉफिट्स जो है नहीं पास ऑन होने चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है और ये कंपनी के वैल्यूएशन को और कम करता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि ये प्रॉफिट्स जो है कंपनी रिटेन करे। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि रिसेंट टाइम में स्टील के प्राइसेस काफी राइज कर रहे हैं और इस वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टील इंडस्ट्री में काफी बड़ा टर्न अराउंड आ सकता है। और ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से जेएसडब्ल्यू जो है, जो ओरिजिनल बिडर है इसका, वो और अग्रेसिवली ट्राई कर रहा है कि वो इस कंपनी को बाई कर सके। और अगर मैं आपको ये न्यूज़ के पहले के कुछ लाइंस पढ़ाऊं तो जेएसडब्ल्यू रीच्ड आउट टू पीएनबी, जो कि इस कंपनी को 4,000 करोड़ का लेंडिंग की थी और वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो वहां पे जेएसडब्ल्यू ने अपना बिड जो है 400 टू 450 करोड़ बढ़ाया है इनिशियल अमाउंट पे। तो देख पा रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू काफी अग्रेसिवली ये कंपनी को अब बाई करने के मूड में है, स्पेशली बिकॉज स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और स्टील इंडस्ट्री में काफी बड़ा टर्न अराउंड आया है ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जहाँ पे हालांकि एनसीएलटी जो है जेएसडब्ल्यू के फेवर में केस बोल रही है, लेकिन लेंडर्स की बात करें तो लेंडर का मानना है कि इसका केस का जो रिजल्ट है ये मोस्टली एसआर स्टील के केस के तरह होना चाहिए, जहाँ पे ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर के बीच में प्रॉफिट बांटा गया था। तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि करेंटली अगर हम बात करें तो करेंटली ये कंपनी जो है पीएनबी बैंक के अंडर है और इसके प्रॉफिट जो है और जो ऑपरेशंस है वो पीएनबी कंट्रोल कर रही है इन अ वे। और पीएनबी की इसमें रिकवरी पैसे जो दिए थे ये रिकवरी होने के बहुत हाई चांसेस है। सेकेंडली क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में टर्न अराउंड हो रहा है तो जेएसडब्ल्यू अगर बिड जो किया है वो अगर सक्सेसफुली ये ट्रांसफर हो जाए, जेएसडब्ल्यू को एक्विजिशन हो जाए, तो इस केस में पीएनबी अपना पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर पाएगी ऐसा लग रहा है। और इवन एसबीआई जो है जो कि इसमें इस केस में इन्वॉल्व है वो भी जेएसडब्ल्यू को के ऑफर को एग्री करने को तैयार है। लेकिन पीएनबी ने हालांकि ये चीजें एग्री नहीं की है। वो एक सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है जिसमें ये क्लैरिटी आनी है कि क्या ये जेएसडब्ल्यू को ये कंपनी ट्रांसफर की जा सकती है इन थ्रू द बिड प्रोसेस, वो क्लैरिटी का वेट कर रही है। और ये क्लैरिटी आने में चीजें ऐसा लग रहा है कि चीजें डेफिनेटली पीएनबी के फेवर में है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी अगर हम देखें तो पीएनबी ऑलरेडी इसको कंट्रोल कर ही रही है ऑपरेशन लेवल पे। तो दोस्तों ये एक मेजर रीजन है जिसके वजह से मुझे लगता है कि पीएनबी बैंक का जो एनपीए है, एनपीए की चीजें इम्प्रूव होंगी और ये इनके बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे। और जब ये ट्रांसफर होंगे तो इसके शेयर जो है काफी अच्छा राइज करना चाहिए। और ऑलरेडी स्टॉक जो है काफी अंडर वैल्यूड है और हमने एफआईआई और डीआईआई को भी इसमें स्टेक बढ़ाते हुए देखा। और मैं अगर टेक्निकल चार्ट पे भी देखूं तो एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आ रही है, वो ये है कि दोस्तों अगर इसका चार्ट पैटर्न अगर हम लास्ट 1 ईयर का देखें तो ये एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। डब्लू पैटर्न ऐसा है लग रहा है मुझे। और अगर हम और एक चार्ट देखें इसमें तो ये कप कप विथ हैंडल का पैटर्न भी है और एक दूसरा कप विथ हैंडल यहाँ पे वापस बना रहा है। तो दोस्तों इतने सारे जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनते हैं ना तो चीजें यहाँ से इम्प्रूव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मेरा आज का सेशन इसीलिए था कि आपको ये बता सकूं कि किस तरीके से आप ट्रेड्स को देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन पर्पज से था और कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये पीएसयू बैंक है
तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट इस तरह के स्टॉक्स में करना काफी रिस्की मानता हूं मैं। आप इसमें ड्यू डिलिजेंस करके ही अपना ट्रेड लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता आ रहा हूँ, और म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के रिलेटेड मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग आने वाले टाइम में और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा।